24 को नजर में मत रखो, कांग्रेस की जिंदगी को नजर में रखो। सत्ता कांग्रेस की जीवित रहने पर सत्ता आएगी, कांग्रेस की मजबूती के बाद सत्ता आएगी। 24 को देखकर चलोगे तो नहीं चल पाओगे। कांग्रेस के भविष्य को देखकर चलो, और कांग्रेस का भविष्य देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जोड़ो, देश के कमजोरों के भविष्य के साथ जोड़ो, देश के विकास के भविष्य के साथ जोड़ो। जिस दिन आप कांग्रेस का भविष्य जो है इनकी भविष्य के साथ जोड़ोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। तुम अगर अशोक गहलोत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ोगे, खत्म हो जाओगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में बहुत सी हकीकतें दब जाती हैं। दब इसलिए जाती हैं कि गहराई से कोई मालूमात उसमें नहीं होती, और इस वक्त जिस तरह से लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी रहते हैं, जिनके पास मालूमात की कोई गहराई नहीं होती, उसमें सब बड़ी बड़ी चीजें भी दब जाती हैं और बहस नहीं हो पाती। हमारे इस कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए और कुछ खास इश्यूज पर जो चलते हों उन पर हम बात करें। आज हम एक बार फिर नागपुर में शब्बीर अहमद विद्रोही साहब की खिदमत में हैं। स्काइप के जरिए हम उनसे अक्सर बात करते हैं। उनसे जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस में लीडरशिप का जो रस्साकशी जिस तरह से हो रही है, अशोक गहलोत को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, उनसे एक सियासी गलती हुई बकौल उनके, और अब वो माफी मांग करके चले गए, और ये भी कह करके चले गए कि मैं चीफ मिनिस्टर की का ओहदा भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। सोनिया गांधी से माफी मांगी और वो गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रेसिडेंट की रेस में है, शशि थरूर हैं और कुछ लोग और हैं। इस पर बात करेंगे क्या कुछ है। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ने क्या कुछ किया, क्या ये मुनासिब था, नहीं था, क्या कुछ है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ ही ये भी बात करेंगे कि एक रजिस्टर्ड बॉडी को पर पाबंदी लगी है, कुछ इल्जामात लगा करके। एक ऐसी संस्था भी है जो देश का कानून ना मानते हुए अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराती, और वो आरएसएस है, जो इस वक्त ये कहा जाता है कि हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, पूरे मुल्क में उनकी सियासी पकड़ है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प और अहम बात है, बहुत कम लोगों को मालूम है। ना ही उसके नाम से कोई बैंक अकाउंट है, ना ही कहीं रजिस्ट्रेशन है, बल्कि एक और दूसरे कुछ लोगों ने, ग्रुप ने नागपुर में ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन कराया चैरिटी कमिश्नर के यहाँ। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी जो एक तरह की संस्था है, उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, वो क्यों है, क्या ये संविधान के तहत ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम मामला है। अहम मामला यह है कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, उसके बाद से जो एक आवाज उठी कांग्रेस मुक्त भारत की, उसके साथ साथ फिर एक बाद में आवाज उठी कि अपोजिशन मुक्त भारत हो। लेकिन उस सब के बीच में एक तबके की पूरी अनदेखी हो रही है। एक ऐसा माहौल बना है, मेरी जो मालूमात है सियासी पार्टियों की, वो ये कि बीजेपी ने तो मिसाल के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को बिल्कुल एक तरह से दूध से मक्खी की तरह से निकाल ही दिया, यानी वहां अब नाम का भी मुसलमान नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टियों में भी मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसे हालात बन गए। मुसलमान को या तो खामोश रहना है, या पार्टी का कोई ओहदा ऐसा नहीं देना जिसमें कि वो कोई अपनी सियासी पोजीशन रख सके। ऐसा कुछ हो रहा है मुसलमानों को। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुसलमान मुक्त भारतीय राजनीति वाला मामला
आगे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बीजेपी और आरएसएस के नजरिए को मेल खाता है। उस पर भी बात करेंगे। जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और ये कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। आप बताइए कि पहले कांग्रेस के हाल पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस का क्या हाल है, कहां किस तरफ, जिसे कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस का क्या हाल है? पहले आपके दर्शकों का अभिनंदन कर दूं, उन्हें आदाब अर्ज करूं, सलाम अर्ज करूं। साथ ही साथ आपने जो सवाल उठाया है, कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी करवट बैठे, लेकिन बैठे तो ये जो चीज है इस पर बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस का बहुत विभाजन हुआ। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई हैं उसमें सब में कांग्रेसी ही जा जा करके पैदा किए हैं। और उसके बाद देश की आजादी के समय कांग्रेस थी, फिर उस कांग्रेस के बाद पॉलिटिकल कांग्रेस बनी, फिर पॉलिटिकल कांग्रेस से जो है इंडिकेट सिंडिकेट बनी, इसके बाद जो है कांग्रेस आई बनी, फिर अभी जो चल रहा है चलता रहेगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं, पौधे दो किस्म के होते हैं। एक जितने छांटे जाते हैं उतने पनकते हैं, और अगर एक कोपले तोड़ दी जाती है तो सूख जाते हैं। कांग्रेस की हालत वह पहले जो थी, जितनी काटी जाती थी उतनी पनकती थी, लेकिन अब ये कोपले काट रहे हैं और ये सूखती जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जिस नीतियों के तहत जो अंदरूनी मामले जो चल रहे हैं, ये मामला जो है ये गड़बड़ को पैदा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कांग्रेस में मौलाना आजाद भी अध्यक्ष बने, ये बने, दो सब बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद से कांग्रेस के अंदर जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी के बाद किचन कैबिनेट बन गए। कुछ कैबिनेट उनके किचन में बैठते थे, कुछ वहां बैठते थे। फिर उसके बाद जो देश का प्रधानमंत्री बनता था वही पार्टी का अध्यक्ष भी बनता था। अध्यक्ष के नाते फैसला ले करते, प्रधानमंत्री के नाते उसमें बदलाव करने की बात आती थी। फिर राजीव गांधी तक आए। राजीव गांधी के बाद जब है सीताराम केसरी बने, फिर प्रसाद बने, ये बने, वो बने, जो भी बने, लेकिन कांग्रेस सक्सेस नहीं रह पाई थी। तो फिर जो है गांधी परिवार में ही अध्यक्ष की कुर्सी को किसी न किसी बहाने रखा जाने लगा। सोनिया राहुल, सोनिया राहुल। अब राहुल ने कह दिया कि हम नहीं बनेंगे। अब इस इनकार के बाद लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव का मुद्दा चल रहा है। अब लोकतंत्र की बात कहने के लिए रह गई है काजमी साहब। अब लोकतंत्र आंतरिक कितना है, हर किसी पार्टी में लोकतंत्र का आंतरिक कहीं नहीं है। ये दिखावा और कहने की बातें हैं, समझ लीजिएगा। कारण यह है कि हम दिखावे में कब तक जिएंगे। और इस पर हम एक आपको शेर सुनाता हूं। दिखावा ऐप समझते थे हम, मगर साहब पता चला कि नुमाइश बहुत जरूरी है। पहले जमाने में दिखावे को ऐब कहा जाता था, घमंड कहा जाता था, तकब्बुर कही जाती थी। लेकिन आज दिखावा को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, प्रचार कहा जाता है, सिद्धांत का प्रसार कहा जाता है। और आज आपके अंदर क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं, आपके मुंह में क्या है ये सुनाने की जरूरत है। तो ये चीजों में लोकतंत्र की बात आई। आपने अपने सवाल में एक बात आपने गहलोत का निकाला, अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत बहुत पुराने खिलाड़ी हैं कांग्रेस के। और होता क्या है, जिसके अंदर त्याग की भावना हो वो सत्ता से चिपकता नहीं है, वो सिद्धांत से चिपकता है। ख्याल कीजिएगा, जिसके अंदर त्याग की भावना हो वो सत्ता से नहीं सिद्धांत से चिपकता है। सत्ता से वो चिपकते हैं जिनको सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। सत्ता में रहने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा कमाने के लिए सत्ता में रहने की जरूरत है। ये एक दूसरे के प्राय अभिप्राय हो गए हैं। और आज के दौर में जो आपने एक जुमला कहा, बड़ा ऊंचा कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगी। ये ऊंट बैठे तो कैसे बैठे, बैठने की जगह पर तो खीले खड़े कर दिए गए हैं। कहीं जातिवाद का खीला, कहीं कुंबे का खीला, कहीं और चीज का खीले। ये खीले इतने लगा दिए हैं कि ऊंट बेचारा भी तो अपनी आंखों से देख रहा है कि खड़े रहने में ठीक है, बैठेंगे तो ये पेट में खीले चुभ जाएंगे। किसी तरीके से एक साइड साफ किया गया था कि गहलोत बैठ जाएंगे तो पुराने कांग्रेसी हैं, परिवार के प्रति वफादार हैं।
अब मैं परिवार की बात को छोड़ दीजिए, कांग्रेस के प्रति वफादार आदमी चाहिए, परिवार के प्रति वफादार नहीं चाहिए। लेकिन आज परिवार के प्रति जो वफादार है वही कांग्रेस के प्रति वफादार है, ये सिद्धांत चल रहे हैं। तो अब इन सिद्धांतों के बीच में काजमी साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे से अगर आप सुझाव लेना चाहेंगे, कांग्रेस तो कोई सुझाव मांग नहीं रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा। हमारा कहना है कि ऊंट को थोड़े देर खड़ा रखिए, पहले खीलों को साफ कीजिए, जब जमीन बन जाएगी तो ऊंट अपने आप बैठ जाएगा। जितने ये नाटक कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, ये एक्सपायर डेट की दवाएं हैं, इन दवाओं का डेट समाप्त हो गया है, केवल बोतल बचा हुआ है, और इन बोतलों को लेकर तुम चलोगे तो टोटल खत्म हो जाओगे। जो जितना छटक रहा है उसको उतना जल्दी पार्टी से बाहर करो, नए केडर को खड़ा करो, 24 को नजर में मत रखो, कांग्रेस की जिंदगी को नजर में रखो। सत्ता कांग्रेस के जीवित रहने पर सत्ता आएगी, कांग्रेस की मजबूती के बाद सत्ता आएगी। 24 को देखकर चलोगे तो नहीं चल पाओगे, कांग्रेस के भविष्य को देखकर चलो, और कांग्रेस का भविष्य देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जोड़ो, देश के कमजोरों के भविष्य के साथ जोड़ो, देश के विकास के भविष्य के साथ जोड़ो। जिस दिन आप कांग्रेस का भविष्य जो है इनकी भविष्य के साथ जोड़ोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। तुम अगर अशोक गहलोत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ोगे, खत्म हो जाओगे। व्यक्ति के साथ भी भविष्य जब जोड़ा गया, तो आज एक बात बताता हूं, काजमी साहब ख्याल रखिएगा, आज आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी मंजे है, मुलायम सिंह का बेटा है कि नहीं है, मुलायम सिंह। कांग्रेस मंजे सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी मंजे शरद पवार, शिवसेना के माने अभी झगड़ा चल रहा है, जो होगा होगा, बाल ठाकरे थे नहीं तो उद्धव ठाकरे थे। उसी तरीके से MIM का मतलब अवेशी है, जनता दल यूनाइटेड का मतलब आपके नीतीश कुमार, TMC का मतलब आपकी ममता बनर्जी। तुम अब उसी तरह बीजू पटनायक के दल में आइए, तो फिर पटनायक का जो बेटा है वो। तो व्यक्ति जिस वक्त पार्टी का मुखौटा बन जाता है, सिद्धांत समाप्त हो जाता है, और सिद्धांत जब मुखौटा रहता है तो जनमानस के बीच में लोकतंत्र जीवित रहता है। और जब तक अच्छा शब्बीर साहब, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक करके, आमतौर पर एक बात कही जाती है और वो बात काफी हद तक मुनासिब भी लगती है कि डेमोक्रेसी के अच्छे तरह से चलने के लिए मजबूत अपोजिशन की जरूरत है। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस देश की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए मजबूत हालत में होना जरूरी है। एक आध बार कभी कभी बीजेपी के किसी लीडर ने भी ये बात कह दी थी, जिसको पार्टी के अंदर बहुत बुरा माना गया था। अब इस वक्त परिवार से हटने की जो बात हो रही है कुर्सी के, उस कुर्सी के हटने के साथ साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बीजेपी की साजिश है, क्या उसका कुछ लोग हिस्सा बन रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात, आदमी के जीवन के 2 सूत्र होते हैं काजमी साहब, एक व्यक्ति होता है, एक विचार होता है। जब पार्टी बन जाती है तो पार्टी का परिवार जो है विचार से होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। तो लेकिन हम आपसे इसी से पहले कह रहे थे कि व्यक्ति से जुड़ना ही आजकल विचार से जुड़ने की बात हो गई है। आज भाजपा में भी कौन है? मोदी का जो है वो भाजपा का है। लेकिन आपने अभी कहा कि एक ने कह दिया था, अरे किसने? खुल के कह दीजिए, नितिन गडकरी ने कह दिया था कि विपक्ष का मजबूत होना ही लोकतंत्र को मजबूत रख सकता है। अभी आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया, सवाल ये किया कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का है? अरे जनाब, कितने मुक्त भारत बनाने की बात चल रही है, कितने मुक्त? कांग्रेस मुक्त ही नहीं, मुस्लिम मुक्त भी आ जाएगा, दलित मुक्त भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है, इसमें तो फिर आपको धर्मनिरपेक्षता भी समाप्त हो जाएगी।
संविधान को भी हटाने की बात आएगी। और आपको मालूम है, एक हंसी वाली बात भी कहता हूं और एक सच्चाई भी कहता हूं उसके बीच में। आप ये बताइए, दलित को आरएसएस वाले हिंदू कब मानते हैं? जब उन्हें वोट की जरूरत होती है तब तो मानते हैं। दूसरा ओबीसी को, जब वोट के और चंदा के लिए। तो इनका यही है, वोट, नोट, सपोर्ट के लिए ये हिंदू है। नहीं तो आप बता दीजिए, देश का राष्ट्रपति जो है पुष्परनाग की मंदिर में नहीं जाने दिए, और वहां का ब्राह्मण जो पुजारी था उसने कह दिया तुम देश के राष्ट्रपति होगे, इस मंदिर का राष्ट्रपति मैं हूं, नहीं जाने दूंगा। देखा आपने? तो कहां रह गया? ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की बात चल रही है, लेकिन इनको हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी मुक्तियां चलेंगी। और आपको बताता हूं कि इसका एक कारण है। होता क्या है, किसी की तारीफ और किसी की आलोचना हो जाए तो आदमी सोचता है। जब चुनाव हारते हैं तो राहुल गांधी की बड़ी आलोचना होती है, अप्पू पप्पू सप्पू झप्पू सब भी बोला जा सकता है, और वो इसके कारण जवाबदारी ले, इस्तीफा दे। और इन्हीं चीजों से उसने तय कर लिया कि हम नहीं बनेंगे। देखिए, अध्यक्ष बनने का मतलब है आंख बनना, और आंख बनने का मतलब होता है कि जहां तक देखे बराबर देखे, न जातीयता देखे, न भेदभाव देखे, न ये देखे, समझ लीजिएगा। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि बनाने से पहले क्या है, कैसा है। पहले जमाने में हम बच्चे थे तब मैंने देखा था सर, और आज भी वो प्रथा चालू है कि पहले 10 जो है साधारण सदस्य से एक क्रियाशील सदस्य बनता था। एक क्रियाशील सदस्य के जरिए जिला अध्यक्ष बनाए जाते थे। जिला अध्यक्ष जब सब प्रदेश में इकट्ठा होते थे तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते थे। अब प्रदेश अध्यक्ष बैठते थे तो वो चुनाव करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब तो यहाँ ये है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में हाथ उठाकर प्रस्ताव ले लिया जाता है कि हम फलाने को अध्यक्ष बनाते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं कि वो ऑल इंडिया की कार्यकारिणी बना ले। समझ लीजिएगा, ये अधिकार हो जाता है। कहीं पर्चा दाखिल कराते हैं, आखिरी दिन सबका विड्रॉल करा देते हैं और कह देते हैं कि कोई मुकाबले में नहीं था, और वो जिता देते हैं। तो लोकतंत्र लीपापोती से नहीं, लोकतंत्र को सही लोकतंत्र के तरीके से चलिए, तब विचारधारा के लोग जाएंगे। अब यहां तो वही जाएगा जो उनके गुड उस लिस्ट में हो, उनके संपर्क की लिस्ट में हो। अभी आज उनका पर्चा दाखिला का आखिरी वक्त है। ऊंट को करवट में बिठाने के लिए मैंने जो आपसे एक ही जुमला कहा कि जो ऊबड़ खाबड़ कंकड़ की कीचड़ और लोहे के टुकड़े हैं वो साफ कर दिए जाएं, ताकि ऊंट के पीठ को तो नहीं मिलता है मगर पेट को न चुभने पाए। और आज के दौर में जो चीज पेट को चुभती है आदमी उससे छटपटाने लगता है। बैठेगा, और मेरा दावा है कि राहुल गांधी अगर अच्छे ढंग से अपनी 5-7 लोगों की सलाहकार समिति बना ले, और उस बनाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर जो फोकस दे रहे हैं, जो गरीबों से मिल रहे हैं, इस प्रथा को जीवित रखे। अगर ये प्रथा जीवित रहेगी तो यहाँ लोकतंत्र भी जीवित रहेगा, और जो कांग्रेस मुक्ति, मुस्लिम मुक्ति, फलानी मुक्ति भारत की सपना देख रहे हैं, उनके सारे सपने चूर हो जाएंगे। अच्छा, हम पीएफआई पर बाद में बात करेंगे, वो एक अलग किस्म का इशू है। अब ये सियासी पार्टियां अंदर अंदर मुसलमानों को किस तरह से साइडलाइन कर रही है, मुझे एक वाकया याद आ गया अपने आपके सवाल के साथ। एक साहब बीजेपी में थे, ये तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 15 साल पुरानी कम से कम। तो उनसे हमारी अच्छी मुलाकात थी, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो साहब। तो दिल्ली में कोई छोटा मोटा किसी हमारे दोस्त का सरकारी नौकरी वाले आदमी का कोई काम था, हमने उनसे कहा और उन्होंने भी बड़ी इज्जत दी और उन्होंने आगे बात भी की चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, लेकिन वो काम ना हुआ। तो मैंने उनसे 2-3 महीने बाद मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने बिल्कुल सीधा सवाल किया कि भाई क्या मुसलमानों का यही हाल है बीजेपी में? तो वो आदमी भी सच्चा था, उन्होंने भी फौरन कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, यही हालत है हमारी, अब कोई नहीं सुन रहा। अब ये तो बीजेपी की बात थी, अब दूसरी पार्टियों में मुसलमानों का क्या हाल है, ये बात जानने की है। अरे जनाब, पहले एक बात आप सोच लीजिए कि मुसलमान खुद अपने आप में क्या कर रहे हैं, एक। दूसरा, यह बात बिल्कुल सच है कि जो 14 के बाद से मुसलमानों के साथ छुआछूत जैसा रोग लग गया है।
कि इनको छुएंगे तो ये बीमारी लग जाएगी, समझ लीजिएगा। कारण क्या है कि राजनीति में पहले सिर्फ वोट देखा जाता था कि वोट हमारे साथ कितना जुड़ा है और हम किन किन बिरादरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखा जाता है वोट तो हम बाद में ले लेंगे, नोट कितना आता है। चुनाव में पैसा अहम जरूरी बन गई है। दूसरी जरूरी ये बन गई है कि मुसलमान हैं अगर, तो ये भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, ये जाएंगे कहां? अवेशी की तरफ भागेंगे। अवेशी को तो भाजपा की बी टीम कह दी गई है, फिर ये कहां जाएंगे? तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी या लोकल जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कहीं कहीं मुसलमानों के गाल पे हाथ फेर देती हैं, मुसलमान के हां में हां मिला देती हैं, नाम भी नहीं लेती हैं। ये बिल्किस बानो के 11 छोड़े हुए चीजों में आप नजर दौड़ा कर देख लीजिए भारत के कितनी सेकुलर पार्टियों ने कौन कौन सा विचार रखा। एक बात चाहे मजबूरन कहिए या किसी तरह कहिए, कांग्रेस से जुड़े हुए 2-4 जो लोग हैं एक आध बयान दे देते हैं। अब वो उनके अंदर घुटी में देश की आजादी की नजर में है कि मुसलमानों ने सबसे बढ़कर देश की आजादी में हिस्सा लिया था, इसलिए इतना जमा खर्ची कर देते हैं। आज मुसलमानों की स्थिति यह बना दी गई है हजरत कि ये केवल बहेलिया के पक्षी हो गए हैं। अब ये आप पूछेंगे बहेलिया के पक्षी, बहेलिया जाल बिछाता है और उसमें पक्षियों की टांग बांध देता है एक 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 और दाना डालता है ताकि अपनी बिरादरी की पक्षी को देखकर दाना के लालच में लोग आए, चुने और जाल में फंस जाए। इसी तरह ये मुखौटा के रूप में हर दल के अंदर जो है मुसलमान की एक टंगरी जाल में बांध दी गई है ताकि इसे देखकर मुसलमान उतरे। अब यह चीज देखने के बाद भाजपा बड़ी सतर्क हो गई है। वो बोलती है कि हर जाल में एक एक मुसलमान बंधा हुआ, हम अपने जाल से मुसलमान खत्म कर दें ताकि उनकी चिड़ियाएं उधर ही लड़ती रहे, बाकी हमारी एक ही नस्ल हिंदू रहे। तो उसने आपके नकवी को भी बाहर कर दिया, फलाने को भी बाहर कर दिया। उसने ये कहा कि जाओ बाबा 70 जाल में तुम्हारी एक एक टांग फंसी है तो एक जाल खाली सही, कम से कम इसको देख करके दूसरी बिरादरी नहीं आती है। कौवे के जाल में कभी कोई नहीं बांधता, कौओं को इसलिए नहीं बांधता कि ये काव काव बोल के उड़ा देगा। तो उसने यही देखा कि मुसलमान को अगर हम बांध लेंगे तो हिंदू और टूट जाएंगे, और दूसरी पार्टियां इसलिए हमको नहीं बांध रही है कि एक तो रख दो ना बाबा कोने में रख दो ताकि दिखाई ना दे, वरना और हिंदू और टूट जाएंगे। तो यहां वोट में 80% हिंदू वोट है आज के दौर में, लेकिन उसमें धर्मनिरपेक्ष वोट ज्यादा है, मगर उनमें भी भावना आती है। देखिए एक बात बोलूंगा काजमी साहब, इसको आप अपने दिल में भी रखिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। कारण क्या है, आज हमारे देश के नौजवान के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। जिसके पास रोजगार नहीं है वो समय काटता है। जब वो समय काटने के लिए कहां बैठेगा, चौक चौराहे कहीं बैठेगा, तो हवाओं में जो बीमारी उड़ती है वो पकड़ लेती है। आज देश के अंदर सांप्रदायिक कीटाणु इतने उड़ रहे हैं कि वो लोगों को पकड़ रहे हैं, और जब वो पकड़ रहे हैं तो आदमी उस सांप्रदायिक बीमारी का मरीज बनता जा रहा है। देश से भाईचारा खत्म होने लगा है, देश से प्रेम खत्म होने लगा है। आज आप एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे पीएफआई और फलाने की बात कह रहे थे, आज वो कुछ भी करें तो राष्ट्रभक्ति है, और आज आप राष्ट्रभक्ति भी करें तो फिरका परस्ती है। ये बात ला कर दिया जाता है, ये अपने अपने नजरिया बना दिया। वो अल्लामा इकबाल के उस शेर की तरह कि बुत पर हम पानी दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि साफ सुथरा हो के अल्लाह अल्लाह कहे, लेकिन दूसरा कह रहा है देखो अल्लामा इकबाल भी तो पूजा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो नजरिया बदल जाता है, समझ लीजिएगा। हम अपनी जवान बच्ची को पप्पी ले रहे हैं कि हमारी बेटी है, मस्तक चूम रहे हैं, दूसरा दूर से देख के कह रहा है देखो साला बुढ़ा जो है जवान को फंसाए हुआ है। ये नजरिया है। आदमी के बीच जाने का रास्ता खिदमत का जरिया है, लेकिन नफरत को पैदा करने का मामला नजरिया है। इस नजरिए के जरिए नफरत को ऐसा पैदा कर दिया गया है कि आज के हर सियासी पार्टी ये तय कर दी है काजमी साहब कि मुसलमान जाएगा कहां, ये तो भाजपा के विरोध में ही वोट देगा, इसलिए ये इधर रहे या उधर रहे, केवल हमको हिंदू वोट बचाना है, इसलिए मुसलमानों को गले लगाने से परहेज कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ी बहुत ही
खास तौर पे मुसलमानों के लिए तो बहुत ही सोचने विचार करने की बात है कि आखिर नहीं 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 नहीं, मुसलमान को हैसियत सोचने है। विचारने की जरूरत नहीं है। मुसलमान को अपने ईमान पर आने की जरूरत है। आपको एक उदाहरण दे देता हूं, सोच लीजिए। आपके पास ईंट है, सीमेंट है, गिट्टी है, मिट्टी है, लोहा है, सरिया है, मजदूर भी है। जमीन नहीं है तो कहां घर बनाएंगे? जमीन चाहिए ना घर बनाने को। आज हमारे पास रोजा है, नमाज है, हज है, जकात है, सब है, ईमान नहीं है। ईमान कमजोर है। तो ये ईमान ईमान जो है मजबूत वो कीजिए। बस मुसलमान को अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, ईमान को मजबूत करे और भरोसा रखे देश के संविधान और पर। खिदमत मखलूक को इबादत समझे। ये कह दीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखे मगर खिदमत मखलूक को इबादत समझे। देखिए, मैं सादा जबान में लोगों को बता दूं, चूंकि सब लोग उर्दू उतनी गहरी नहीं जानते, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सभी की आप खिदमत करें, यानी किसी मजहब का ख्याल ना करके सभी इंसानों की खिदमत करें। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की जो पैदा किए हुए लोग हैं, उन सब की खिदमत करें। इसे आप अपना रोजमर्रा के उसूलों में कायम साबित कर लें। तो पीएफआई के बारे में आपका क्या कहना है? पीएफआई पर इस वक्त क्यों कार्रवाई की है सरकार ने, क्या वजह देखिए, है? हम पीएफआई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एक आध बार टीवी उवी पर डिबेट में उनके प्रतिनिधि बैठ करके बात किए। हम अब जानने लगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। मगर एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी संस्था बनाई जाती है तो उसका एम और ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक अपना उद्देश्य होता है और उसे अपने उद्देश्य पर काम करना चाहिए। आप ही के यहाँ कहा जाता है कि एक कतरा नींबू का अगर दूध में पड़ जाए तो दूध फट जाता है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि पैसे इधर उधर फलाने धमाके, ये अखबारों के खबरों के जरिए। तो गलत एक चीज आया, दूध फट गया। लेकिन अगर होशियार हो तो पनीर बना लो। एक तरफ पाबंदी लगाई गई और तुम खुद उसको भंग करने का ऐलान कर रहे हो, तो कितने बड़े बुजदिल हो। इसका मतलब कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम खुद अपनी संसदा से परेशान है, इसलिए भंग भी कर रहे, तुम काय के प्रतिबंध लगा रहे। समझ लीजिएगा, तो यह गलत है। हमारा कहना है कि कोई भी गलत का गलत नतीजा होता है। हमें गलत अगर इल्जाम हम पर लगाया गया है तो हमें सिलेंडर नहीं होना चाहिए, इल्जाम का मुकाबला देकर साफ सुथरा साबित होने का काम करना चाहिए। और अगर हम में गलती है तो खड़े होकर के कौम, देश, दुनिया के सामने खड़ा होकर कहना चाहिए कि हाँ जी, हमसे ये गलती हुई है, हम इसकी माफी चाहते हैं। इस तरह से सिलेंडर नहीं होना चाहिए। अगर गलती आपने तस्लीम किया है तो उस गलती को बता दीजिए कि मेरे से ये गलती हुई है, ये दोबारा गलती नहीं करेंगे, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिनका भी नुकसान हुआ हो। लेकिन अगर उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस को प्रतिबंध कभी नहीं लग सकती है। जिन्होंने लगाया वो भी हटाया, वो खुद बोलते हैं क्यों हटाया। ये देश सेवा करती है। देखिए, हम एक बात बताएं, एक बकरे को कसाई काटता है तो गोश्त बेचता है, और एक बकरे को हम काटते हैं बकरीद के दिन तो गोश्त बांटते हैं। बस इतने ही फर्क है कि काट कर बेचने वाला कसाई है और बांटने वाला पूजा का सामान है। प्रसाद में जो चीज आ जाती है वो पूजा का हिस्सा बन जाता है, बाजार में जो चीज आ जाती है व्यापार का हिस्सा बन जाता है। तो ये आज सरकार में है, इसलिए इनका आतंक भी, इनकी बदमाशी भी देश सेवा है, और हम सरकार से बाहर हैं तो हमारा देश सेवा भी आतंकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आपने खासतौर पर कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा उस पर काफी अच्छी चर्चा की, कई अहम मुद्दों पर आपने बात की। इसके अलावा हर सियासी पार्टी में किस तरह से मुसलमान अछूत बन रहा है उसके बारे में भी आपने एक महसूस कराया कि वाकई वो किस तरह से मुसलमानों को जरा दूर रख करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, और उन्हें ये यकीन है कि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ही आएगा, मजबूर होकर के आएगा। उसके अलावा आपने ये भी बताया कि पीएफआई को पर पाबंदी लगी है, आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगेगी, और ये भी कहा कि अगर पीएफआई ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है तो खुल करके ये बताना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, अगर हुई है तो, और अगर अपने आप को वो सही समझते हैं तो उन्हें कानूनी तौर पर अपने आप को साफ सुथरा साबित करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।